विधवा माँ का पुलिस बेटा। भूमिका। एक माँ के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया होता है। अगर वह विधवा हो तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने और संघर्ष अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही माँ और उसके बेटे की है जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों को दरकिनार कर पुलिस अधिकारी बनकर अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि मातृत्व, बलिदान और सफलता की एक मिसाल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1। संघर्षों की शुरुआत। छोटे से गांव में रहने वाली सुनीता देवी के पति रमेश एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। सुनीता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति और बेटे अजय के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। एक दिन जब अजय सिर्फ 10 साल का था, तब एक हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये हादसा सुनीता के जीवन में अंधेरा लेकर आया। पति की मृत्यु के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न कोई स्थायी आय थी, न कोई सहारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देंगी और उसे बड़ा आदमी बनाएंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2। संघर्ष की राह पर माँ बेटा। पति की मृत्यु के बाद सुनीता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, ताकि अजय की पढ़ाई जारी रहे। अजय को भी बहुत जल्दी समझ आ गया कि उनकी माँ कितनी मेहनत कर रही हैं। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता और साथ ही छोटे मोटे काम भी करने लगा, ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। स्कूल के बाद वह अखबार बांटने का काम करता और छुट्टियों में गांव के खेतों में मजदूरी भी करता। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी सराहना करते। स्कूल के शिक्षक भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3। पुलिस बनने का सपना। अजय जब बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि वह पुलिस में जाएगा। वह हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता था और समाज में बदलाव लाना चाहता था। उसकी माँ ने भी उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया, लेकिन पुलिस की तैयारी करना आसान नहीं था। इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। अजय ने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, खुद को फिट रखने के लिए कठिन अभ्यास किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वह गांव के पुस्तकालय में जाकर पढ़ता और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4। परीक्षा और सफलता। अजय ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार पुलिस की भर्ती परीक्षा पास कर ली। जब ये खबर उसकी माँ को मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनके बेटे ने वह कर दिखाया था जो उनके गांव में बहुत कम लोग कर पाते थे। जब अजय की ट्रेनिंग पूरी हुई और वह पहली बार वर्दी पहनकर अपनी माँ के सामने आया तो वह गर्व से भर उठी। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने तमाम तकलीफें सही थीं, अपने सपनों को कुर्बान किया था। अजय अब एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी बन चुका था। वह अपने गांव और समाज के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 5। समाज में बदलाव। पुलिस में भर्ती होने के बाद अजय ने अपने गांव और आसपास के इलाके में कई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। 1। शिक्षा के लिए प्रयास। अजय जानता था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसने गांव में एक पुस्तकालय खुलवाया और बच्चों को मुफ्त में पढ़ने की सुविधा दिलाई। 2। महिला सुरक्षा और जागरूकता। उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू करवाया और गांव की महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। 3। नशा मुक्ति अभियान। गांव में शराब और नशे की लत से कई परिवार बर्बाद हो रहे थे। अजय ने इसके खिलाफ अभियान चलाया और कई लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में मदद की। 4। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता था। उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण वह जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आ गया और उसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6। माँ की खुशी और बेटे का सम्मान। अब अजय अपनी माँ के साथ एक अच्छे घर में रहता था। उन्होंने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया ताकि वह आराम से रह सके। गांव में जब भी कोई उनकी माँ से पूछता कि उनका बेटा क्या करता है तो वह गर्व से कहती, मेरा बेटा पुलिस अफसर है। एक दिन अजय को उसकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का पुरस्कार मिला। जब उसने ये पुरस्कार अपनी माँ के चरणों में रखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी और गर्व के थे।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, ये कहानी केवल एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि एक माँ के संघर्ष और बलिदान की भी है। ये दर्शाती है कि यदि हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्चे दिल से की जाए, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अजय की सफलता उसकी माँ की तपस्या का परिणाम थी। ये साबित करता है कि यदि माँ अपने बच्चे की शिक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दे, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू का सपना था कि वह बड़ा होकर भारतीय सेना में शामिल हो और देश की सेवा करे। उसका सपना अपने देश की रक्षा करना था और यही सोचकर वह हर दिन मेहनत करता था। रामू का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में देशभक्ति की भावना हमेशा जागती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई देशभक्ति गीत गाया जाता, वह पूरे जोश के साथ गाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, सेना में जाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रामू के दिल में दृढ़ निश्चय था। प्रशिक्षण की शुरुआत। एक दिन रामू ने तय किया कि वह सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू करेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, स्कूल के बाद खेतों में मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। रामू की मेहनत रंग लाई और उसे सेना की परीक्षा में पास होने का मौका मिला। जब वह सेना के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां हर जगह अनुशासन और नियम थे। प्रशिक्षकों की सख्ती और कठोर अभ्यास ने रामू को पहले कुछ दिनों में ही थका दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्ती और संघर्ष। प्रशिक्षण के दौरान रामू की मुलाकात राहुल और अर्जुन नाम के दो और लड़कों से हुई। तीनों ने मिलकर न केवल प्रशिक्षण को आसान बनाया, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित भी किया। एक दिन जब पहाड़ी चढ़ाई का अभ्यास हो रहा था, राहुल अचानक फिसल गया। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उस दिन प्रशिक्षक ने रामू की बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम एक सच्चे सैनिक बनने के लायक हो। सीमा पर तैनाती। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रामू को सीमा पर तैनात किया गया। पहली बार वह सेना की वर्दी पहनकर अपने घर आया तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते थे। सीमा पर तैनाती के दौरान रामू ने सीखा कि एक सैनिक का जीवन केवल बंदूक उठाने तक सीमित नहीं है। वहां कठिनाई, अनुशासन और अपने परिवार से दूर रहने का दर्द भी था। लेकिन इन सब के बावजूद देश की सुरक्षा का गर्व हर सैनिक को ताकत देता है। खतरनाक मिशन। एक दिन रामू की टुकड़ी को जानकारी मिली कि दुश्मन देश के कुछ सैनिक सीमा पार करके घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़ी को तुरंत अलर्ट पर बुलाया गया। ये रामू का पहला बड़ा मिशन था। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। मिशन कठिन था, घना जंगल, रात का अंधेरा और दुश्मन का सामना, लेकिन रामू और उसकी टीम ने रणनीति के साथ दुश्मनों को पकड़ लिया। इस मिशन में रामू की सूझबूझ और बहादुरी ने सभी को प्रभावित किया। सम्मान और प्रेरणा। मिशन पूरा होने के बाद रामू को उसके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जब वह अपने गांव वापस लौटा, तो उसे देखकर सभी बच्चे सेना में जाने का सपना देखने लगे। रामू ने गांव में एक छोटी सी युवा प्रशिक्षण संस्था खोली, जहां वह बच्चों को सेना की तैयारी के लिए प्रेरित करता था। संदेश। ये कार्टून कहानी न केवल एक सैनिक के साहस और समर्पण को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर मन में सच्चा इरादा हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। आर्मी वाला। रामू की यह कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो अपने देश की सेवा करना चाहता है। देशभक्ति, मेहनत और साहस ही असली वीरता है। जय हिंद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, विश्वकंठ हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी। दिन में ये खंडहर जैसी लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती। कई लोगों ने इसे छोड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ रहस्यमयी ताकतें उन्हें रोक लेती थीं। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में ऐसा क्या था जिसने इसे भूतिया बना दिया था। पहला भाग, हवेली का रहस्य। कई साल पहले ये हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। हवेली वैभवशाली थी, लेकिन राजा की पत्नी रानी पद्मिनी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार डाला, तो कुछ मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी रात में हवेली के पास जाता, वह फिर कभी नहीं लौटता। कई बार लोगों ने हवेली की खिड़कियों से परछाइयां देखी थीं और कभी कभी वहां से किसी के रोने की आवाजें आती थीं। दूसरा भाग, चार दोस्त और उनकी जिज्ञासा।
एक दिन 4 दोस्त रवि, करण, मोहन और समीर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। रात के समय वे टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर फफूंदी लगी थी और पुराने झूमर झूल रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुसे। तीसरा भाग, डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे कमरे में गए उन्हें वहां एक पुराना आईना दिखा। अचानक आईने में उनका प्रतिबिंब बदल गया, उनके चेहरे विकृत और भयावह दिखने लगे। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से। रवि ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक सफेद परछाई दिखी जो उनके पीछे खड़ी थी। वे डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मोहन ने हिम्मत करके अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली श्रापित है क्योंकि रानी पद्मिनी को राजा विक्रम सिंह ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। चौथा भाग, आत्मा का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक स्त्री की चीख सुनाई दी। अचानक समीर को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कांप रहा था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में, उसकी आंखें लाल थीं। पांचवां भाग, बचने की कोशिश। चारों दोस्तों ने अब भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक मध्यम हंसी गूंज उठी। हवेली के अंदर हर तरफ परछाइयां घूमने लगीं। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। अचानक हवेली में हलचल होने लगी और एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह वही आत्मा थी, रानी पद्मिनी की आत्मा। वह दर्द से चीख रही थी, मुझे न्याय चाहिए। करण ने हिम्मत करके कहा, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। आत्मा ने अपने हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें राजा विक्रम सिंह की एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। छठा भाग, श्राप से मुक्ति। चारों दोस्तों ने गांव के लोगों को यह चिट्ठी दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने एक अनुष्ठान किया जिससे रानी पद्मिनी की आत्मा को मुक्ति मिली। जैसे ही आत्मा हवेली से निकली, हवेली की दीवारें दरकने लगी और हवेली धीरे धीरे खुद ब खुद ढह गई। गांव वाले इस घटना को देखकर हैरान थे, लेकिन अब वे राहत महसूस कर रहे थे। हवेली के खंडहर में अब कोई आवाज नहीं आती थी। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। समाप्ति। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक कहानी बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो हवेली के पुराने खंडहरों से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाजें आती हैं। भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। अध्याय 1, पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई वर्षों से इस हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर लौटकर नहीं आया। रवि, सोनू और पिन की 3 दोस्त थे जो भूत प्रेत की कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन वे इस हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। रवि ने चुनौती दी, अगर हम असली में पता लगाएं कि वहां भूत है या नहीं। सोनू घबरा गया, नहीं भाई, मैंने सुना है कि वहां सच में कुछ अजीब होता है। पिंकी हंसते हुए बोली, डरपोक मत बनो, चलो एक रात वहां जाकर देखते हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे आधी रात को हवेली में प्रवेश करेंगे। अध्याय 2, हवेली में पहला कदम। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू डरते हुए बोला, हम वापस चलें। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तीनों अंदर बढ़े। दीवारों पर धूल जमी थी, जाले लटक रहे थे और एक अजीब सी सड़ांध हवेली में फैली थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और जोर से धड़ाम की आवाज आई। अध्याय 3, रहस्यमयी परछाई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। तभी
उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी आदमी की तरह थी, लेकिन हवा में तैर रही थी। पिंकी ने डरते हुए कहा, ये क्या था? तभी परछाई की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक एक तेज ठहाका गूंजा और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे। अध्याय 4, भूत की सच्चाई। वह बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस हवेली का मालिक हूँ, राजा प्रताप सिंह। 100 साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा बोले, इस हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक है जिसमें मेरी अंतिम इच्छा लिखी गई है। उसे पढ़कर कोई मेरी इच्छा पूरी करेगा, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। अध्याय 5, तहखाने की खोज। तीनों दोस्त तहखाने की ओर बढ़े। नीचे घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी तरह उन्होंने एक पुराना संदूक खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक पुरानी चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, जिसने मेरी हत्या की वह मेरा ही मंत्री था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी तलवार उसके वंशज तक नहीं पहुंचाई जाती। अध्याय 6, आत्मा की मुक्ति। तीनों दोस्त गांव लौटे और पुरानी कहानियों को खंगालने लगे। आखिरकार उन्हें पता चला कि मंत्री का वंशज अब भी गांव में रहता था। वे उस व्यक्ति के पास गए और पूरी कहानी बताई। वह व्यक्ति राजा की तलवार लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, हवेली में अचानक रोशनी फैल गई और राजा की आत्मा प्रकट होकर मुस्कुराई। राजा बोले, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद बच्चों। और देखते ही देखते राजा की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। हवेली अचानक चमक उठी और फिर कभी वहां कोई भूत नहीं दिखा। तीनों दोस्त मुस्कुराए और बोले, तो भूत होते हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते।